दोस्तों, भारत दुनिया में अकेला तो पड़ ही गया है, ये तो आप जानते हैं। आइसोलेट हो गया है, अलग थलग हो गया है। एक देश ऐसा नहीं है यूनाइटेड नेशन में जो भारत के साथ खड़ा हो, जो भारत को सपोर्ट करे। एक भी देश, एक देश ऐसा नहीं है जो भारत से ये कहे कि मैं पाकिस्तान को दोषी मानता हूं पहलगाम के लिए। एक भी देश नहीं, बल्कि भारत को अब आक्रमणकारी के रूप में देखा जा रहा है, जिसने पाकिस्तान पे अटैक किया। भारत को अच्छी नजर से नहीं देखा जा रहा। और भारत ने एक एक करके पिछले कुछ सालों में मोदी जी की जो रोबस्ट माचो इमेज थी, जिसके कारण वो अपनी डिप्लोमेसी चलाना चाहते थे कि दुनिया भारत के बिना नहीं चल सकती, भारत महान है, दुनिया भारत की ओर देखती है, सब ध्वस्त हो गया। सारे किले ध्वस्त हो गए। दुनिया भारत के बिना चल सकती है, दुनिया ने बता दिया। ट्रंप तो पहले से नाराज थे, रोज भिगो भिगो के जूते मार रहे हैं हमको, हमें खाने पड़ रहे हैं रोज। चलिए, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब उनको बनाया गया था चेयरमैन, तो उस समय बहुत सारे कंट्रीज ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। करीब 193 में से शायद 182 कंट्रीज ने वोट किया था, खासतौर से पाकिस्तान को यूएनएससी का मेंबर बनाने के लिए। और बारी बारी से नंबर आता है, इसमें तो कोई खैर शक वाली बात नहीं है। और अभी 193 में से टोटल 182 वोट हुए थे कि पाकिस्तान को यूएनएससी में टेम्पररी मेंबर बनाना है। 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 टेम्पररी मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट वीटो मेंबर से आपको पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान का कहना है कि हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम इसको यकीन के साथ निभाएंगे और जो भी यूएन चार्टर के जो लक्ष्य हैं, सिद्धांत हैं, जो इंटरनेशनल लॉज हैं, उसको रेस्पेक्ट करके हम आगे चलेंगे और ट्रांसपेरेंट रहेंगे और सबको साथ में साथ लेकर चलेंगे, ताकि इस मुश्किल दौर में जो डिस्टेबलाइजेशन है, इंस्टेबिलिटी है, इंटरनेशनल पीस को खतरे हैं, या जो भी बढ़ते हुए कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इसके अलावा मानवीय संकट यानी कि ह्यूमन क्राइसिस की जो कि पैलेस्टाइन की बात कर रहे हैं, उसकी बात करें कि उसको हम साथ लेकर चलेंगे। तो चलिए, अच्छी बात है, पाकिस्तान को बधाई हो कि वो यूएनएससी का चेयरमैन बना है। हालांकि मंथली आधार पर ये रोटेशंस होते हैं, तो उनको मुबारक हो। करते हैं भारत को एक्चुअली। उसके बाद शी जिनपिंग तो इंडिया के साथ पहले से नहीं थे, पाकिस्तान के साथ खड़े थे, ओपनली उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया, टर्की ने भी डिक्लेयर कर दिया। भारत के हमारे अपने पड़ोसी, रोटी बेटी के रिश्ते वाले नेपाल ने भारत का साथ नहीं दिया इंडो पाकिस्तान वार के अंदर। भूटान ने साथ नहीं दिया, सब कोई स्टेटमेंट नहीं है। म्यांमार हमारे साथ नहीं था। बांग्लादेश को हमने दुश्मन बना लिया। श्रीलंका और मालदीव से हमसे छिटक के चले गए। हाउ टू मेक द एनिमीज लर्न फ्रॉम दिस गवर्नमेंट। लेकिन इंडिया का एक बहुत अच्छा दोस्त था साहब, पिछले 50-60 सालों से, जो हमेशा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएनओ में इंडिया के लिए ढाल बन के खड़ा रहता था। उसका नाम था रशिया, जो पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। हमेशा भारत की रक्षा करता था। ना जाने कितने मुद्दों पर उन्होंने वीटो भी किया और भारत को बचाया। लेकिन आज रशिया भी दुखी है इंडिया से, क्योंकि मोदी जी ने अपना रुख जो है अमेरिका की ओर मोड़ लिया कि मैं अमेरिका की ओर जाता हूं, मैं रशिया की मुझे इतनी जरूरत नहीं है। और दिखावट के लिए रशिया में जाके कभी कभार जफ्फी मार के आ जाना पड़ता था, बस वो दिखाने के लिए। ये ठीक है कि जब यूक्रेन के साथ वॉर शुरू हुई तो उस टाइम हमने तेल खरीदा उससे, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात तो पक्की थी कि जब रशिया को भारत की जरूरत थी सपोर्ट की, कि इस वॉर में मुझे सपोर्ट करे, भारत ने उसे सपोर्ट नहीं किया। भारत अलग खड़ा हो गया, तटस्थ है, नहीं जी मैं तो शांति के साथ हूं, मैं तो शांति के साथ हूं, मैं तो आई एम स्टैंडिंग विद द पीस, पीस इज माई साइड। वो सब कहने की बातें थी, लेकिन रशिया ने नाराजगी बोल ले ली। अल्टीमेटली रशिया नाराज हो गया, इतना गुस्सा हुआ कि अब जब पाकिस्तान को यूएनएससी के अंदर टेरर कमेटी का वाइस चेयरमैन बनाया तो रशिया ने विरोध नहीं किया। भारत ने 1000 कोशिश कर ली और अल्टीमेटली जितने भी लोन्स मिल रहे थे, वर्ल्ड बैंक के, आईएमएफ के, एडीबी के, एआईआईबी के, वो चाइना के, सारे लोन मिलते चले गए। कहीं भी रशिया ने पाकिस्तान का विरोध नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के साथ कुछ उन्होंने बिजनेस के कुछ एग्रीमेंट भी कर लिए। भारत के लिए एक सबक था, लेकिन भारत शायद सीखने को तैयार नहीं है। भारत आजकल गलत घोड़ों पर दांव लगा रहा है और मोदी जी ने एक एक करके सबको दुश्मन बना लिया। अपने सारे पड़ोसी देशों को दुश्मन बनाया, पहले ट्रंप को भी दुश्मन बना लिया, फिर अब रशिया को भी दुश्मन बना लिया। यही मोदी जी की सफलता है कि उन्होंने सबको दुश्मन बनाने में कामयाबी हासिल की। हाउ टू विन द सो कॉल्ड एनिमीज हो गया। जीता कौन इसमें? पाकिस्तान। रशिया भारत की साइड में आएगा? कतई नहीं। चीन के साथ वो चला गया, वही रहेगा। और भारत किस दुविधा में फंसा है, या फिर ये कहा जाए इसको 2 भागों में बांट के देखते हैं। पहला भाग ये है कि क्या विश्व भारत के साथ दुविधा में है, या फिर यह कहा जाए कि पूरा विश्व मोदी जी के साथ दुविधा में है। और मुझे कुछ ऐसा आभास है कि विश्व के अधिकतर देश भारत के साथ दुविधा में नहीं है, उनकी दुविधा भारत की लीडरशिप के साथ है।
क्योंकि पिछले कुछ समय से या कुछ सालों से भारत की लीडरशिप ने एक डोमिनेट करने का नया डोमेन अपना लिया, और यह कहना चाहिए कि बुलडोज करने की जो नीति होती है उसको अपनाया। और उसमें कहीं ना कहीं कट्टर हिंदुत्व का पुट भी था, अहंकार भी था, बीजेपी का अहंकार भी था, और वो अहंकार स्वयं जो मोदी जी स्वयंभू बन के उभरे विश्व गुरु के रूप में, उस अहंकार के रूप में उभरा। और कहीं ना कहीं भारत में इस बात के चर्चे किए गए कि किसी भी देश का काम भारत के बिना नहीं चलता है। इन एक्चुअलिटी ऐसी परिस्थिति तो कहीं थी नहीं कि भारत के बिना किसी का काम नहीं चलता। अगर हम ये कहें कि चीन के बिना किसी का काम नहीं चलता था तो मैं मान सकता था कि अधिकतर कंज्यूमर गुड्स जो है 90% सब वहीं से आ रहे हैं, और कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भी वहां से आ रही है, तो हमारे बिना तो सबका काम चल रहा था। कोरोना काल आया था तो मोदी जी ने एक और भी दम्भ भरा था कि हमारे पास तो इतना अनाज है कि हम दुनिया को खिला सकते हैं। ये मैं भूला नहीं अभी तक। लेकिन पता लगा कि उसके बाद चावल और गेहूं कभी निर्यात नहीं किए गए। छोटा मोटा चावल का निर्यात हुआ, वो भी लाइसेंस के अंतर्गत, क्योंकि हमारे पास अपना अनाज ही पूरा नहीं पड़ रहा था, तो हम दुनिया को क्या खिलाते। तो वो एक दंभ वाली जो राजनीति शुरू हुई, उसने दरअसल हमारी छवि को काफी क्षति पहुंचाई, हानि पहुंचाई दुनिया में। और फिर एक वो कारण था कि क्या कहते हैं कि बाय डिफॉल्ट उसका फायदा पाकिस्तान को मिलता गया। जहां $1 बिलियन का उसको IMF का लोन मिला, साथ में उसको $40 बिलियन का वर्ल्ड बैंक का 10 साल का लोन मिला। और आज सुबह की खबर थी कि ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो जापान का बैंक है, उसने भी $800 मिलियन पाकिस्तान को दे दिया। तो उसके ऊपर तो पैसों की बारिश हो रही है इस समय। एक्चुअली पैसों की बारिश नहीं हो रही है, बल्कि कभी कभी मुझे लगता है कि पाकिस्तान बाय डिफॉल्ट हैज बिकम ए डार्लिंग ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो रिसीविंग एंड पे है, और जो रिसीविंग एंड पे होता है उसको शायद इस बात का फायदा मिल जाता है कि भाई अल्टीमेटली भारत के अहंकार का फायदा अब उसको मिलना शुरू हो गया है। लोग उसकी बात ज्यादा करते हैं। चाइना भी उसकी तरफ से इस टाइम खड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाता है, अजरबैजान खड़ा हो जाता है। और हम भूल गए कि इस जद्दोजहद में अगर सबसे बड़ा व्यक्ति को उसके साथ खड़ा है तो अमेरिका खड़ा है, ट्रंप साहब खड़े हैं, इस टाइम पूरी की पूरा प्रशासन खड़ा है। बाकी कई और देश हैं। अब जो ADB से लोन आया एकदम से $800 मिलियन का, तो जापान भी खड़ा है उनके साथ में। तो हमारा क्वाड भी एक तरह से कहा जाए तो धराशायी हो गया। दूसरी बात, एक नई चीज और उभरी जब यूक्रेन का अटैक हुआ, तो जिसमें कि ये कहा गया कि जो छोटे और बड़े की जो व्याख्या थी वो धराशायी हो गई, कि कोई पावरफुल नेशन है वही बर्बाद कर सकता है। तो यहां तो पता लग रहा है कि कोई टिड्डी भर का नेशन है वही बर्बाद करके आपको आ सकता है। और आजकल क्या कहते हैं कि टिड्डी दल की बात होती है। टिड्डी दल क्या है? ड्रोन्स का टिड्डी दल, स्वैम्स, झुंड, जो एक साथ आते हैं और आपको बर्बाद करके जा सकते हैं, और उसको गिराने की कोई भी श्योर शॉट टेक्निक किसी के पास भी नजर नहीं आ रही है। इन हालातों के अंदर जब हम दुनिया में आज करीब करीब एक रिसीविंग एंड पर आ चुके हैं, तो इन परिस्थितियों से हम कैसे जूझें, इन परिस्थितियों से हम कैसे निपटें? 8-10 डेलीगेशन भेज देने से कुछ होता नहीं है एक्चुअली। ये तो क्या है ना कि जैसे क्या कहते हैं, आग लगी तो कुआं खोदने वाली बात है कि हम उनको कन्विंस करने के चक्कर में हैं। कीजिए कि ये सब अगर कांग्रेस के टाइम में हुआ होता और निकल के आता, तो नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, ट्रॉल्स और टीवी चैनल्स आसमान में खड़े होकर, छत पर खड़े होकर सवाल पूछते सरकार से कि आपके चलते हमारे जेट्स का नुकसान कैसे हो गया, आपने गलत फैसला कैसे लिया। लेकिन आज कैप्टन शिव कुमार का बयान आने के बाद गोदी मीडिया में खामोशी है और ट्रॉल्स इस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन खुल के नहीं बताया जाएगा कि हमारी गलती की वजह से हमारे जेट्स गए हैं, और वो जेट्स जो गए हैं ना, वो हमारे आपके पैसे से खरीदे गए थे। कोई 1000, 1500 और 5000, 10,000, लाख, 2 लाख में जेट्स नहीं आते हैं, करोड़ों के जेट्स होते हैं। तो वो भी नुकसान है, और ये भी नुकसान है कि जंग के माहौल में हमारा परसेप्शन गड़बड़ हुआ। सुशांत सिन्हा का तो मानना है कि IAF के यानी इंडियन एयरफोर्स के तकरीबन 5, कम से कम 5 एयरक्राफ्ट जो है उनका नुकसान हुआ है, जिसमें मोस्ट मॉडर्न जो राफेल हमने खरीदा था फ्रांस से, वो भी शामिल है। और इस रूप में वो कहते हैं कि 1971 के बाद, 1971 के बाद हमारा सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। और उनका यह भी कहना है कि मोदी सरकार ने जिस तरह से इस नुकसान को छुपाने की कोशिश की, अपनी लीडरशिप को बहुत बोल्ड और बहुत मजबूत बनाकर पेश करने की कोशिश की, वो भी अपने आप में शर्मनाक है। आपने गलती की, लेकिन आपने गलती नहीं मानी। आपने गलती की, आपने एयरफोर्स के हाथ पांव बांध दिए,
जबकि एयरफोर्स ऑफिसर्स ने निश्चित रूप से यह सुझाव दिया होगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो खतरा यह है कि पाकिस्तान सीधा हमारे ऊपर हमला कर सकता है, क्योंकि उसकी हमला करने की ताकत पर हम कोई हमला नहीं कर रहे हैं। हम वहां हैं, सरप्राइज पहले दिन का अटैक तो समझ में आता है, लेकिन उसके बाद वो तुरंत एक्टिव हो जाएंगे और हमारे विमानों पर, हमारे जेट्स पर हमला करेंगे। ये बात निश्चित तौर पर आईएएफ के सीनियर ऑफिसर्स ने कही होगी, लेकिन सरकार पता नहीं क्या चाहती थी। आप पाकिस्तान के अंदर घुसकर, एक देश के अंदर घुसकर आप बाकायदा हमला करेंगे, आप बाकायदा, मैं कह रहा हूं आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला करेंगे, लेकिन है तो वो पाकिस्तान सरकार के। अगर हमारे देश के अंदर कोई हमला करे और कहे आतंकवादी ठिकाना है, तो हम भी पलट के हमला करेंगे। आप याद कीजिए ईरान के ऊपर क्या किया था। ईरान के ऊपर इजराइल ने हमला किया पहले दिन, सरप्राइज। उस सरप्राइज में ईरान का नुकसान हुआ, लेकिन 18 घंटे बाद जो ईरान ने हमले करने शुरू किए, उसमें इजराइल की तबाही सारी दुनिया ने देखी। तो किसी भी खुद मुख्तार मुल्क के अंदर अगर आप हमला करेंगे, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो पलट के हमला नहीं करे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको मारेंगे और ये कहें कि नहीं वो नहीं मारेगा। अगर आप किसी को मारने जाते हैं तो आपको इस बात की तैयारी करनी पड़ेगी कि वो भी पलट के आपको मारेगा। ये नहीं हो सकता किसी को एक थप्पड़ आप मार दीजिए और उसके बाद जब वो मारे तो आप कहिए नहीं नहीं ये गलत है। आप मारेंगे तो पलट के आदमी मारेगा। अगर मारने गए हैं तो तैयारी करके जाइए, ये जंग का पहला रूल होता है। कि सरकार तो बोल नहीं रही है, संसद का सत्र नहीं बुलाती है, विपक्ष की बैठक नहीं बुलाती है, ना बताती है कि क्या हुआ, पूरे इसका हासिल क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर का, और क्या उसमें नफा नुकसान हमें क्या रहा, वो तो बता नहीं रही है। लेकिन कभी सीडीएस साहब बोल देते हैं, कभी जयशंकर साहब बोल देते हैं, और तो और उनकी पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी भी बताते हैं कि क्या क्या नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार नहीं बताएगी। तो उनमें इसी कड़ी में जो शिव कुमार साहब बता रहे हैं वो उनको बताया गया बताने के लिए, क्योंकि सारे देश में और दुनिया में ये सवाल है कितने रफाल गिरे और गिरे तो क्यों गिरे। तो उसको कवर अप करने के लिए शिव कुमार साहब से ये कहा गया कि भाई आप ये कहिए कि हमें तो सरकार ने हाथ बांध रखे थे, इस वजह से रफाल गिर गए, अदरवाइज ना गिरते। अगर सरकार सेना को खुली छूट देती तो रफाल ना गिरते, क्योंकि हम अपने हिसाब से पूरा ऑपरेशन करते। अब वो पड़ गया उल्टा। इन्होंने बोल तो दिया था रफाल को छुपाना है, और रफाल को क्यों छुपाना है? क्योंकि चौकीदार चोर है, जुड़ा हुआ है उसके साथ। आप ध्यान है 2019 का चुनाव रफाल के ऊपर ही लड़ा गया था, और आज वो रफाल नीचे गिरा हुआ है और किसी को यह नहीं पता है कि कितने गिरे हैं, और सरकार बताना भी नहीं चाहती है। जैसा कि उड़ती उड़ती खबर भी आई थी कि रफाल कंपनी के यहाँ एग्जीक्यूटिव्स या जो ऑफिसर्स आए थे, डेलीगेशन आया था ये मलबा वगैरह का इंस्पेक्शन करने, या तो कहते हैं कि उनको अलाउ नहीं किया। कंफर्म्ड है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, मैंने तो जो सोशल मीडिया पे पढ़ा वो बता रही हूँ यहाँ पे। तो उनको बताया नहीं गया, तो शिव कुमार साहब ने जो कहा वो उल्टे और गले में पड़ गया कि सरकार इतनी दखलंदाजी कर रही थी और मोदी जी ये कह रहे थे, क्योंकि झूठ बोलते हैं। पाकिस्तानी पत्रकार हैं अजीम चौधरी, उन्होंने एक वीडियो जारी किया और उसमें वो कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि 5 हवाई जहाज गिराए हैं, उसमें वो 2 हवाई रफाल की बात कर रहे हैं, और उन्होंने बाकायदा जो पायलट्स थे उनके डेजिग्नेशन, उनका बैज नंबर जो सर्विस नंबर होता है, और नाम, और किस हॉस्पिटल में घायल अवस्था में दाखिल है वो 5 ऑफिसर्स, वो उन्होंने बताया था। लेकिन आज तक किसी को कोई कुछ नहीं पता है। वो पाकिस्तानी पत्रकार की तरफ से आया और दुनिया में चल रहा है वो, लेकिन हमारे यहाँ उसके ऊपर कोई चू नहीं है, क्योंकि एक तो डर लगता है सबको। या जो हमारे जहाज जो भी उसमें मिग वगैरह बता रहे हैं, कह रहे हैं कि 82 हवाई जहाज 6 और 7 की दरमियानी रात में एक साथ उड़ाए गए थे, तो उनमें जो गिरे हैं उनमें मिग भी गिरे हैं और मिराज भी गिरा है, एक एसयूवी, कई तक 5 बता रहे हैं कि करीब गिरे हैं। वो क्यों गिरे हैं? क्योंकि आपने जो उड़े और आपकी क्योंकि तैयारी नहीं थी। जो आपके साहनी साहब हैं, उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, अजय साहनी है या उनका नाम क्या है, तो उन्होंने पूरा डिटेल बताया कि हमारी जो रक्षा तैयारियां हैं, जो एयर वॉरफेयर है, जो आज की दुनिया का नया नॉर्म है कि यही होंगे, जो हमने ईरान और इजराइल के वॉर में भी अभी देखा, तो उसमें भी सामने आया है कि हमारी जो तैयारियां थी वो बिल्कुल भी नहीं थी। हमारे रफाल भी और सारे जेट उड़ गए और उधर से उन्होंने उन्हें जैम कर दिया, और रफाल के उसको पता ही नहीं है पायलट को कि मेरा जैम हो गया है हवाई जहाज, और उन्होंने मार गिराया। 300 किलोमीटर के अंदर तक मार गिरा रहे थे वो, और आपको ध्यान होगा कि 300 किलोमीटर अंदर तक उन्होंने उड़ाने बंद कर दी थी गवर्नमेंट ने उस दौरान में। ये भी इधर उधर की बातों से टालने की इसको बहुत कोशिश हुई, लेकिन सारी दुनिया से खबर इतनी जोर से आ रही थी और पाकिस्तान को इसका फायदा मिल रहा था
कि ये छुपा पाना बहुत मुश्किल। अब जब ये बात आई है, जो हमारे इंडोनेशिया में तैनात रक्षा अटैची ने ये बात एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में सवाल पूछे जाने के जवाब में कही है और ये पुष्ट किया है कि हाँ, हमारे कुछ जहाज गिरे, लेकिन उसने उसके आगे बढ़ के कारण भी बता दिया जो अस्पष्ट था, लेकिन उसको इस आधिकारिक तौर पर कह पाना मुश्किल था। अब वो आधिकारिक तौर पर हमारे सामने है कि ये इसलिए हुआ कि ये फैसला राजनीतिक था। पहले जब उन्होंने बालाकोट किया था तब भी भारत का नुकसान हुआ था। हमारा एक विमान पाकिस्तान में गिरा था, एक पायलट पकड़ा गया था और भारत में हमारी मिसाइल से हमारा एक हेलीकॉप्टर उड़ गया था जिसमें 6-7 हमारे बहुत जरूरी लोग शिकार हो गए। तो उस बार भी यही हुआ, लेकिन हम इतना ढोल बजाते हैं इस मीडिया के, झूठे मीडिया के जरिए, और इतना झूठ फैला देते हैं कि सच उसमें दब के खत्म हो जाता है और दुनिया ये सब सच को जानती है। तो हमारी कोई इमेज अब दुनिया में नहीं है। पूरी दुनिया में हम मजाक के पात्र बन चुके हैं और इसी तरह के फैसलों से हो रहे हैं। अब इस फैसले से पता लगता है कि आपने आनन फानन में सोशल मीडिया पर जो आपने दुनिया भर का और मीडिया में जो प्रचार कर रखा है कि हम महाबली हैं, हम विश्वगुरु हैं, हम पाकिस्तान को, पिछली सरकारें कमजोर थी, हम बड़े सहजोर हैं, ये जो आपने एक फर्जी इमेज पैदा कर रखी है, इसके चलते आपने बालाकोट में गलती की और फिर गलती की और आप भविष्य में भी करेंगे, क्योंकि आपका रास्ता देश के हित के लिए नहीं है, अपने निजी और पार्टी के प्रचार के हित में है। अगर हम अपने देश में अपनी सरकार, अपने मीडिया से सच नहीं पाएंगे तो इधर उधर तलाशेंगे और उसके जाहिर शिकार होंगे। अगर कल हमारे खिलाफ कनाडा में एक केस है, हमारे खिलाफ अमेरिका में एक केस है, ये केस जो है इस बारे में है कि हमने उनके देश की सीमा में कोई ऐसी कार्रवाई की जिसको आपराधिक कहा जाता है, हिंसक कार्रवाई थी, एक जगह तो एक व्यक्ति के मारने की। इसके जवाब में कनाडा अगर भारत में कहे कि हम आतंकवादी ठिकाने पर जिसको वो गलत समझता है हमला करेगा, तो भारत क्या करेगा? भारत कनाडा को हमला करने देगा? तो ये आपने क्या सोच लिया? पाकिस्तान पे आप हमला करेंगे, पाकिस्तान हलवा है कि आप खा जाएंगे? आप इजराइल है, वो फिलिस्तीन है क्या? भाई ये बात समझिए ठंडे दिमाग से। जो हमारे देश के सैनिक नेतृत्व में काम कर चुके गंभीर लोग हैं, वो नहीं जो टेलीविजन पे हल्ला मचाने के लिए आते हैं और 5,000-6,000 रुपए का पैकेज लेके इधर से उधर शो बना। दोस्तों, आखिरकार वो सच सामने आ ही गया जिसकी अब तक पर्देदारी थी। लेकिन जिस तरह से ये सच सामने आया है, यकीन जानिए, ना तो ये 125 करोड़ का महान देश इस तरह से इस सच के आने को डिजर्व करता था, ना ही हमारे देश की महान सेना। आखिर कितने लड़ाकू विमानों को नुकसान हुआ ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती दौर में? इसको लेकर मीडिया ने रिपोर्ट छापी तो उनको एंटी नेशनल कह दिया गया। विपक्ष के नेताओं ने, राहुल गांधी ने सवाल पूछे तो उनको पाकिस्तान परस्त कह दिया गया। लेकिन अब जो जानकारियां निकलकर आखिरकार स्वीकारी जा रही हैं, वो न केवल इस सरकार के सामने क्वेश्चन मार्क लगा रही है, बल्कि अब इस सरकार से यह भी पूछने पर हमको विवश कर रही है कि क्या इस सरकार की गलती की वजह से भारत की वायुसेना को ये लॉस झेलना पड़ा। और ये स्वीकारोक्ति, ये बात जब से इंडियन नेवी ने बोली है दोस्तों, इंडियन नेवी के कैप्टन शिव कुमार ने बोली है, तब से सरकार की हालत खराब हो गई है। स्थितियां ये हो गई हैं कि भारत के दूतावास, इंडोनेशिया में भारत के दूतावास को इस पूरे मसले को लेकर बाकायदा सामने आकर सफाई देनी पड़ रही है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप द्वारा कहा गया था कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस को हमने निशाना नहीं बनाना है, इसीलिए ये सारा लॉस हुआ। क्योंकि इंडोनेशिया के सेमिनार में भी वो बातें उठी जो पाकिस्तान दावा कर रहा है कि इतने लड़ाकू विमान गिरा दिए, इतने लड़ाकू विमान गिरा। मोदी सरकार ने न सिर्फ शुरू से झूठ बोला, बल्कि ताजे खुलासे से साफ है कि इस सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया और इन्हीं के कारण हमारी भारतीय वायुसेना को भारी नुकसान हुआ। ऑपरेशन सिंदूर पर कैप्टन शिव कुमार के सनसनीखेज खुलासे के अनुसार भारतीय वायुसेना ने 7 मई 2025 की रात को पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले के दौरान भारत के राजनीतिक नेतृत्व की बाध्यता के कारण लड़ाकू विमानों को खो दिया। बेसिकली रामप्रकाश जी, हुआ क्या कि पाकिस्तान की सेना पे तो किस तरीके का कोई चेक नहीं था। उनको तो ये था कि जैसे ही हमारी तरफ से कोई अटैक हो, चाहे वो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, चाहे आर्मी एस्टेब्लिशमेंट पे। मैं ज्यादा लंबी भूमिका में नहीं जाऊंगा और मैं अपने हमारे जो मेहमान हैं हमारे साथ में, मैं उनका स्वागत करूंगा। राकेश अर्षद जी बहुत वरिष्ठ हैं और आजकल थोड़ी मुंबई की यात्रा पे, तो आपको भी स्वागत है सर। मुंबई की बरसात का आप भी आनंद लीजिएगा। और साथ में पटना से हेमंत कुमार जी, सर आपका स्वागत है। बीच में दुबे जी जुड़े थे, शायद लगता है उनका कुछ नेटवर्क की समस्या जुड़ जाएंगे। तो पहले राकेश जी आपके पास ही आ जाता हूं मैं, और परिस्थिति आपके सामने है। अल्टीमेटली यही सरकार है जो आके कभी कांग्रेस के अहंकार की बात करती रहती है,
कभी इमरजेंसी की बात करती है, और कई बार पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी कौंसिल की सीट संभाल ली। ये सब देखकर भारतीय मीडिया पर क़यामत टूट पड़ी। अगर मजीद आपने इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह नेगबान।